लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। ये हमारा नया लेक्चर। सी, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर गैलीलियो प्रूव्ड दैट एरिस्टोटल वाज रॉन्ग। प्रोफेसर गैलीलियो ने प्रूव करके दिखाए थे कि अगर हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ फेंका जाए तो दोनों सेम टाइम में नीचे आके गिरते। और एरिस्टोटल ने क्या कहा था मालूम है? पहली मिस्टेक तो एरिस्टोटल की हमको मालूम है टीथ के बारे में थी। सेकंड मिस्टेक क्या थी? एरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिख रखा था उस समय, और ये बात फेमस थी उस समय, कि भारी ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा नीचे आके और हल्का ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा। क्या बोला था एरिस्टोटल? A heavier object will fall faster towards the ground than the light object. ये एरिस्टोटल की सेकंड मिस्टेक, ठीक है। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? गैलीलियो। गैलीलियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो गैलीलियो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। इन्होंने एरिस्टोटल को रॉन्ग प्रूव किया। इन्होंने कहा कि एरिस्टोटल की बात गलत है, पहले भारी पत्थर गिरेगा फिर हल्का पत्थर गिरेगा, ऐसा नहीं है। Both the stones will fall on the ground at the same time. सेम टाइम पर दोनों भी नीचे आके गिरेंगे, ऐसा गैलीलियो ने बताया था। और ये प्रूव करने के लिए गैलीलियो 7th फ्लोर पे चढ़ गए थे कॉलेज के सामने, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था हमारे प्रोफेसर साहब तो आत्महत्या करने तो नहीं जा रहे, ऊपर चढ़ रहे। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के सामने स्टूडेंट्स को खड़े होने दिया, सबको जमा करके भीड़ को। और जब भीड़ जमा होगी, when the crowd was assembled, when the crowd was gathered at in front of the Leaning Tower of Pisa, he said, my students, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में बोला होगा, he said, my students, note down which stone will fall on the ground the first. और फिर लोग, people or students were amazed, they were surprised to found that both the stones fell on the ground at the same time. दोनों पत्थर साथ में नीचे आकर गिरे थे, ठीक है। अच्छा, अपनी नमरी डाइजेस्ट में क्वेश्चन पूछा है, रिमेंबर, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर अ स्टोन एंड अ फेदर, अ स्टोन, हेवी स्टोन, दगड़, पत्थर, एक पत्थर और एक फेदर, पंख, मुर्गी का पंख उखाड़ लिएगा, नहीं मुर्गी को पकड़े, पंख खींचे, चाहे 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 उसका पंख खींच लिए, और मुर्गी का पंख और स्टोन दोनों को सेम हाइट से नीचे फेंक दिए। अब बताओ कौन पहले गिरेगा? कहीं आप प्रोफेसर गैलीलियो की बात तो नहीं मान रहे? अब दोनों सेम टाइम पे दोनों अर्थ पर सेम टाइम पर नहीं गिरेंगे। क्यों? आप बोलेंगे सर फेदर हल्का है और स्टोन भारी है, लेकिन इन्होंने तो कहा हल्का और भारी पर डिपेंड नहीं करता, दोनों साथ में गिरते। हाँ, लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉयंसी। क्या बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को? अपथ्रस्ट या बॉयंसी। There is one concept called upthrust, which is also called buoyancy. आपने कभी नहाए? मजाक कर रहा हूँ। लाइफ बॉय सब लोग से नहाए? लाइफ बॉय से कभी कीटाणुओं को धो देता है। लाइफ बॉय की स्पेलिंग क्या है मालूम है? LIFEBOY नहीं है जीवन लड़का, नो, इट इज लाइफ BUOY, लाइफ बॉय। बॉय का मतलब होता है तैरना ऊपर, डूबना नहीं। अगर एक बिस्लेरी वाली बोतल ले लो आप, उसमें से पानी निकाल दो, बिस्लेरी बोतल में से पानी निकाल दो और ढक्कन लगा दो, और वो बोतल को स्विमिंग पूल में नीचे तक डुबा दो और छोड़ दो उसको डुबा कर। क्या होगा? वो नीचे डूबी रहेगी? नो, वो ऊपर आ जाती। उसको ऊपर किसने फेंका? पानी ने फेंका। अब थ्रस्ट, अब यानी ऊपर, थ्रस्ट यानी फोर्स, ऊपर फोर्स लगा है, उसी ऊपर फोर्स लगने को कहते हैं बॉयंसी, ऊपर फेंकती है। अब अपने सिलेबस में नहीं, पुराने सिलेबस में था कि एक लड़का कुएं से पानी खींच रहा है, एक लड़का कुएं से पानी खींच रहा है, और उसने कुएं में बकेट डाल दिया रस्सी से पकड़ के, तो बकेट कुएं में डूब गई। रस्सी अभी भी उसके हाथ में है, बकेट कुएं में डूब गई। उसने और रस्सी को ढील दिया और छोड़ दिया, और बकेट कुएं में और नीचे नीचे डूब गई। फिर लड़के ने उसको खींचना चालू किया, तो पानी से भरी हुई बकेट पहले उसको ना हल्की लग रही, इजीली खींच रहा, इजीली भरी हुई बकेट है पानी से, फिर भी इजीली खींच रहा। और बाद में जैसे बकेट वाटर लेवल के, कुएं में जो पानी है, कुएं में जितना पानी है, उस पानी के ऊपर आ गई बकेट खींचते खींचते, तो बकेट भारी लगने लगी, फिर उसको ताकत से उठाना पड़ा। और पहले तो बकेट ऐसी इजीली रस्सी ऊपर खींचने लग रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक बकेट कुएं में डूबी हुई थी, तो कुएं का पानी बकेट को अपथ्रस्ट दे रहा था, इसलिए वो रस्सी जल्दी जल्दी खींचना आसानी से हो रहा था। लेकिन जैसे वो बकेट पानी में से निकल के एयर में आ गई, तो एयर का अपथ्रस्ट
कम हो गया, एयर अपथ्रस्ट उतना नहीं दे रही। इस कारण से क्या हुआ, उसको खुद को ताकत लगा के खींचना पड़ रहा है। अपथ्रस्ट यानी ऊपर धक्का मारने की ताकत। एंड रिमेंबर, जो चीज जितनी गाढ़ी होती है, थिक, विस्कस, वो उतना ज्यादा अपथ्रस्ट देती है। केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है वो पानी से भी ज्यादा पतला होता है। तो पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपके घर में कूलर या आसपास में नाली डोबरा पानी होगा तो उसमें मिट्टी का तेल डालो ऊपर, उसमें मच्छर बैठेगा तो मच्छर डूब जाएगा। क्यों मालूम है? मिट्टी का तेल इतना पतला होता है कि मच्छर का भी वजन नहीं संभाल सकता, वो डूब जाता है मच्छर उसमें। मिट्टी का तेल मच्छर का भी वजन नहीं संभाल सकता, मच्छर डूब जाता है। और अगर हनी है, शहद, और शहद के ऊपर मच्छर बैठा तो डूबेगा नहीं। क्यों मालूम है? शहद गाढ़ा है, हनी इज थिक, एंड जो चीज थिक होती है वो ऊपर उठा के रखती है, किसी को भी अपथ्रस्ट ज्यादा देती है। और जो चीज पतली होती है उसका अपथ्रस्ट कम होता है। तो एयर पतली होती है तो उसका अपथ्रस्ट कम होता है, पानी गाढ़ा होता है एयर के मुकाबले में तो उसका अपथ्रस्ट ज्यादा है, हनी का अपथ्रस्ट और ज्यादा है। तो अब देखो, अपथ्रस्ट और बॉयंसी का मतलब है, तो बॉय का मतलब BUY, बॉय का मतलब होता है ऊपर उठना। तो लाइफ बॉय यानी हमारा जीवन डूबेगा नहीं, डिप्रेशन में डूबेगा नहीं, हल्का हल्का लगेगा, मोनाको बिस्किट्स की तरह ऊपर ऊपर उड़ेंगे, हल्का फुल्का। यानी ये साबुन से नहाने से हमारा बॉडी हल्का फुल्का हो जाता है, हम बर्डन में दब नहीं जाते हैं, हल्के रहते हैं। सी, तो एक है फेदर, ये मुर्गी का पंख है समझो, और ये स्टोन है, ये स्टोन है, और ये फेदर है। दोनों को सेम हाइट पे से फेंक दिए। नवनीत डाइजेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से शायद ये, दोनों नीचे गिर रहे। तो क्या होगा मालूम है? ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, एयर के रेजिस्टेंस के कारण, एयर के अपथ्रस्ट के या रेजिस्टेंस के कारण फेदर कैसा गिरेगा मालूम है? घूमते फिरते लहर फैल करते 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 नीचे आके गिरेगा। और स्टोन ऐसे, ये ऐसा क्यों हो रहा? ड्यू टू इसका रास्ता, एरो इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, फिर इधर आया, और ये नीचे नीचे नीचे। दिस इज, ये वाला फेदर का क्या हुआ? फेदर due to resistance of the air, due to resistance or buoyancy of buoyancy due to air, due to air। हाँ, अगर आप समझ में आया क्यों रीजन लिखने आया तो मन से लिखने के बराबर कि स्टोन हेवी होता है, फेदर लाइट होता है, दोनों सेम टाइम पे गिरना चाहिए अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, लेकिन दोनों सेम टाइम पे नहीं गिरते। इसका मतलब गैलीलियो गलत नहीं है। रिमेंबर, गैलीलियो ने जो कहा वो बात सही है, लेकिन फेदर और स्टोन साथ में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि स्टोन भारी है, वो एयर का फ्रिक्शन नहीं होता उसको, मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन यानी मिनिमम रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता तो जल्दी से नीचे गिर जाता है। और इसको एयर का रेजिस्टेंस है तो एयर नीचे से उठा कर रखती है हल्की चीज को। अगर आप एक पेपर कागज फेंक दोगे तो कागज भी ऐसा ऐसा आता। याद है बचपन में आप एरोप्लेन बनाते थे, रॉकेट को एरोप्लेन ऐसा कागज का फेंकते थे तो कैसे जाता है? ऐसा 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 ऐसा। एयर का रेजिस्टेंस है तो एयर के रेजिस्टेंस के कारण फेदर धीरे धीरे आएगा। अगर आप मून पर चले जाते हैं, चांद पर, इफ यू गो ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून, मान लो आप मून पर चले गए और वहां आपने ये दोनों चीजों को सेम हाइट से फेंका, किसको? फेदर को और स्टोन को, तो कौन पहले गिरेगा? मून पर। तो रिमेंबर, मून पर दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे। आप बोलेंगे क्या सर, क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? बात समझो ध्यान से। मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पर एटमॉस्फेयर की मतलब एयर नहीं है, और मून पर एयर नहीं है तो ये फेदर को ऐसा ऐसा लाने वाली एयर का अपथ्रस्ट या रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं। ये फेदर भी सीधे सीधे गिरेगा क्योंकि एयर है ही नहीं वहां पर, और स्टोन भी सीधे सीधे गिरेगा। तो मून पर फेदर और स्टोन दोनों साथ में गिरेंगे, लेकिन अर्थ पर अगर इनको फेंकेंगे तो अर्थ पर फेदर बाद में गिरेगा और स्टोन पहले गिरेगा, क्योंकि फेदर को एयर का रेजिस्टेंस, एयर की बॉयंसी धीरे धीरे लाएंगे घुमाते घुमाते, और
स्टोन को बॉयंसी ज्यादा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि स्टोन एयर में इतना बॉयंसी नहीं है, एयर में इतना रेजिस्टेंस नहीं कि स्टोन को उठा सके, है ना। ये भले ही फेदर को उठा सकती हो। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आप बोलेंगे हम सर हमको दो दो जी जी दिख रहे यहाँ पे, पहले भी जी जी, दूसरे भी जी 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 जी, एक कैपिटल जी, एक बड़ी जी है, एक छोटी जी है। अगर मैं आपको कह दूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन बड़ी जी एंड छोटी जी, तो नहीं, अभी नहीं बोलता हूँ, अभी बड़ी जी और छोटी जी नहीं बोलता हूँ। पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर बैठा है तो उसके सेंटर और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस इतना है। अब ध्यान से समझो, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस ड्यू टू नंबर 1 हाइट, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, नीचे खींचने वाली वैल्यू फिक्स नहीं रहती, हाइट के हिसाब से चेंज होती है। मतलब हाइट के हिसाब से चेंज होती है का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने आपको डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझाया तो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन, न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रहता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है। एक बढ़ता तो दूसरा कम होता, पहला कम होता तो दूसरा बढ़ता, ऐसा हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से कि ये है हमारी धरती माता, ये अर्थ है, और थोड़ी ऐसी शेप की है, अंडे की जैसी है ना। इट इज एग लाइक, इट इज ओवल इन शेप, अर्थ ऐसी शेप की है। एलिप्टिकल नहीं बोलते इसको, ओवल बोलते हैं। तो एलिप्टिकल का मतलब वो 2 डायमेंशनल होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम केपलर के समय। और ये ओवल अंडे की शेप की अर्थ है। और देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो क्या होगा? ये रेडियस है अर्थ की, या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझो दिख रहा नहीं होगा ना, लेटा हूँ मैं हाथ टिका के, मेरी बॉडी के सेंटर से अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस ये वाला है, और फिर मैं पैदल पैदल गया अर्थ से। पता है आपको कि इसको क्या कहते हैं? अगर ये हमारी अर्थ है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी वाले बताते हैं दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वल टुकड़े कर देता है, आधी में अर्थ नीचे की, आधी अर्थ ऊपर की, इसलिए इसको इक्वेटर बोलते हैं। दिस इज आल्सो इक्वेटर, इक्वेटर बीच में से लाइन जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और ये इक्वेटर है। अब ध्यान से समझो कि ये अर्थ का सेंटर, नॉर्थ पोल से अर्थ की रेडियस गिनी जाए तो क्या होता? कम है या ज्यादा है? और को थोड़ी सी अच्छी बना लेता हूं मैं। हमारी अर्थ ऐसी है, ऐसी, ये है नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ये है इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर, दिस इज ऑल्सो इक्वेटर। अब ये अर्थ का सेंटर है, और के सेंटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस गिनो, कम है, यहाँ का डिस्टेंस कैसा है? कम है। और के सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस गिनो तो कैसा है? ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, और ये वाला डिस्टेंस कैसा है? छोटा डिस्टेंस है, कम है। तो अब ध्यान से समझना, जहां पर व्हाट इज दिस कॉल्ड? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं जी कोई को समझता नहीं तो उनको समझाने के लिए तो इसको अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी, ये ग्रेविटी
यहाँ नॉर्थ पोल पर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी या इक्वेटर पर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी? तो ग्रेविटी नॉर्थ पोल पर ज्यादा रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि देखो जी और आर में, जी ऊपर है न्यूमरेटर में है और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमको मालूम है जो चीज नीचे रहती है वो इनवर्स रहती है और जो ऊपर और नीचे रहते हैं एक दूसरे के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा आर तो जी कम हो जाएगा और डिस्टेंस कम होगा तो जी बढ़ेगा। जी और आर में इनवर्स रिलेशन है। आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ आर की रेडियस ज्यादा है तो यहाँ जी की वैल्यू कैसी है? जी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी इज लेस, वैल्यू ऑफ जी इज लेस। कहाँ? इक्वेटर पर। और यहाँ वैल्यू ऑफ जी इज मोर, MORE, मोर। यहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आर कम है तो जी ज्यादा है। यहाँ आर ज्यादा है यहाँ पर और की रेडियस ज्यादा है, क्योंकि अर्थ का शेप अंडे जैसा, इसलिए यहाँ की रेडियस ज्यादा है। तो ये रेडियस ज्यादा है, 21 किलोमीटर से ज्यादा पड़ती है ये रेडियस, यानी इसके और इसके मुकाबले में ये 21 किलोमीटर ज्यादा है। तो वो याद मत रखो, हैंडी बुक में नहीं दिया है। ये रेडियस ज्यादा है तो यहाँ जी की वैल्यू कम रहती। कितनी रहती है यहाँ जी की वैल्यू? तो यहाँ जी की वैल्यू रहती 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू है जी की। ठीक है, और यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर जी की वैल्यू है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट है। यहाँ पर कितनी है? 9.78 है। कैसे पता चला? कैसे सॉल्व करें? तो ये ऐसे सॉल्व करें, g इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी? कैपिटल जी 6.673 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और की रेडियस कितनी है? 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर, उसका स्क्वायर। और आपको मालूम है मेरा मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है, फट से सॉल्व करके ये देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू। ये सब इंटू डिवाइड करने पर 9.8 आ जाता है। नियरली, दिस इज नियरली, ये नियरली इतनी वैल्यू आती है। क्यों नियरली आती है? देखो ये क्या है? 9.78, 9.77 के बाद क्या है? 8 5 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो राउंड ऑफ करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 9. एक डिजिट बढ़ा देना पड़ेगा इधर 1, तो ये हो जाएगा 9.8 और इसको छोड़ देना पड़ेगा। राउंड ऑफ करते हैं, आपको मालूम है राउंड ऑफ करने के रूल्स। और यहाँ पर क्या है? 9.833 क्या है? 5 से लेस है, 5 से छोटा है, तो उसको नेगलेक्ट कर देते, उसको छोड़ देते, तो इसलिए 9.8। तो जब भी अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है और जी की वैल्यू रखना है तो नियरली कितनी रखते हैं उसकी वैल्यू? 9.8। कभी कभी तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने को 2 बार खुद टेक्स्ट बुक बोलेंगी कि जी की वैल्यू 9.8 लेने के बदले बोलेंगी 9.88 क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो जी की वैल्यू नियरली अपनी टेक्स्ट बुक तो और भी अच्छे से काम कर देती है। बोलते हैं जी की वैल्यू नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, बोलते हैं 10, क्योंकि 9.8 है, 8 5 से बड़ा है तो इधर एक डेसिमल, इधर एक डिजिट बढ़ा दो, इसको छोड़ दो, तो 10 हो जाता। तो वैसे जी की वैल्यू कितनी है? यहाँ 9.83 है, यहाँ 9.78 है, इधर जाएंगे 9.78, इधर जाएंगे तो रेडियस कम होगी आपकी थोड़ी सी, तो यहाँ जाएंगे 9.79, यहाँ जाएंगे तो 9.79 कुछ और 7 साढ़े 9, 7 पौने 9 जो भी होगा, और यहाँ 9.83 हो जाएंगे। यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना जी कम, जितना डिस्टेंस कम उतना जी ज्यादा। बात समझ में आ रही? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, EQ यानी इक्वेटर, EQ यानी इक्वेटर, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल के ऊपर मैंने, ये नॉर्थ पोल क्या है? एक खंबा नहीं है। नॉर्थ पोल एक ज्योग्राफी में एक जगह का नाम है, वो मैग्नेट वाला लेसन अपना है नहीं, वो बहुत मजेदार है। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर किसी मैग्नेट की पोल खोली जाए ना तो पता चलता है नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम की कोई चीज ही नहीं है, और लेकिन वो मैग्नेटिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हाँ वैसे आगे जाके वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आएगा मैग्नेट का काम, तो बता दूंगा अगर याद रहे तो। सी
ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल पे खंबे वाला पोल लगा दिया, खंबा, व्हाट इज दिस, खंबा, पोल, और इस खंबे पे जाके मैं चढ़ गया, इस खंबे पे जाके बंदर की तरह लटक गया मैं समझ, तो क्या होगा? अब मेरे बॉडी के सेंटर में और अर्थ के बॉडी के सेंटर में कितना डिस्टेंस है? ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर यहाँ से यहाँ तक क्या रहती है? अर्थ की रेडियस। और ये क्या है? ये इतने ऊपर चढ़ गया मैं, ये अर्थ के ऊपर से यहाँ से गिनना चालू करे तो ये यहाँ से गिनना चालू करे तो दिस इज एरो, और ये एरो यहाँ तक आ रहा है, मेरी बॉडी का सेंटर यहाँ है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एच, हाइट। इतने हाइट पे चढ़ गया खंबे पर, तो अब ये फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा मालूम है? G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R। डिस्टेंस कितना है अर्थ के और मुझ में और अर्थ में डिस्टेंस कितना है? ये R है और ऊपर से ये H भी तो है, तो R में H जोड़ दो और दोनों का स्क्वायर कर दो, इतना डिस्टेंस है। अब ये R की वैल्यू जो थी वो बढ़ गई, R प्लस H हो गया, उसका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बढ़ जाने के कारण क्या हुआ? ये नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, तो G की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जब मैं चढ़ जाऊंगा खंबे पर तो यहाँ G की वैल्यू कितनी रहेंगी? 9.8 नहीं रहेंगी, या समझो जो भी है, अगर वो बहुत 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 ऊपर चढ़ गया तो वहां पर G की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर क्या होगा? और ऊपर चढ़ूंगा तो G की वैल्यू और कम हो जाएगी, और ऊपर जाऊंगा तो G की वैल्यू और कम हो जाएंगे, और ऊपर चले जाऊंगा तो G की वैल्यू और कम हो जाएंगी, और जब बहुत ऊपर चले जाऊंगा तो यहाँ G की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी 0 नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दूर दूर की चीजों को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये अट्रैक्शन तो रहेगा मुझ में और अर्थ में, लेकिन अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल नहीं के बराबर रहेगा, इतना कम अट्रैक्शन होता है, नेग्लिजिबल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 0, यानी इतने ऊपर जाऊंगा मैं एकदम स्पेस में बहुत ऊपर चले जाऊंगा तो G की वैल्यू 0 0 0 हो जाएंगी, जैसे 0 हो जाएंगी। यानी जितना हमारा डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से बढ़ता है तो उतना G की वैल्यू कम होती है। बात समझ में आ रही है? जितना अर्थ से ऊपर जाएंगे तो G की वैल्यू कम होगी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड G? तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। दूसरा नंबर 2 मैंने उल्टा समझा दिया आपको कि पोजीशन ऑन अर्थ, पोजीशन ऑन अर्थ का मतलब क्या है? अगर कोई इक्वेटर पर है तो G की वैल्यू कम रहती है, कोई पोल पर है तो G की वैल्यू ज्यादा, तो पोल पर G की वैल्यू ज्यादा, इक्वेटर पर G की वैल्यू कम। अंडरस्टूड? इक्वेटर पर G की वैल्यू कम 9.78 और पोल पर G की वैल्यू 9.83। अब अपनी टेक्स्ट बुक एक क्वेश्चन पूछती है, टेक्स्ट बुक में या नॉमिनी डाइजेस्ट में दिया है, एक छोकरा है, देयर इज वन बॉय, एक लड़का है, उसका नाम है राहुल। राहुल, क्या मीनिंग होता है राहुल नाम का? राहुल नाम का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। तो राहुल है एक लड़का, और राहुल ने अपने दोस्त, एक दोस्त ने राहुल से कहा कि राहुल भैया तुम नॉर्थ पर रहते हो, तुम नॉर्थ पोल पर रहते हो, तो तुम मेरे लिए 100 ग्राम थोड़ा सा 100 सिल्वर खरीद के लाना मुझसे, मेरे लिए बोलते समय कोई कोई उसको ग्राम बोल देते हैं, वैसे ग्राम यूनिट सही नहीं, मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि 100 ग्राम सिल्वर लेके आना, यहाँ से सिल्वर लेके आना, बोले चांदी खरीद के, ये गांव है समझो, नॉर्थ पोल पे कोई तो भी गांव है समझो ज्योग्राफी में, यहाँ के गांव में बोले सिल्वर अच्छा मिलता है, यहाँ का सिल्वर खरीद के लाना। नॉर्थ पोल पे राहुल ने कहाँ से सिल्वर खरीदा? नॉर्थ पोल में जो गांव है वहां से सिल्वर खरीदा, और वो आ गया होगा पैदल पैदल या तो एरोप्लेन में उड़ के, कैसे भी वो इक्वेटर पे आया, और राहुल ने अपने दोस्त को वो सिल्वर दे दिया, ये लो बोले सिल्वर। और राहुल के दोस्त ने सिल्वर गिना, वो जो मशीन आती है गिनने की, राहुल के दोस्त ने सिल्वर को गिना यहाँ पर, तो सिल्वर कैसा भरा, कम या ज्यादा? तो सिल्वर कम था। राहुल ने चोरी नहीं किया, राहुल ने यहाँ सिल्वर खरीदा और यहाँ लाके दिया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, वो जो गिनने का वजन आता है, मेरे ख्याल से कुछ तो भी ऐसा स्प्रिंग बैलेंस आता है बोलते हैं,
ऐसा हमने अपने बचपन में देखा था, ये कॉटन वॉटन गिनते थे हमारे खेत, मामा लोग खेत में, ऐसा हुक रहता और इस पर यहाँ ऐसी वैल्यूज रहती नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है ऐसा। और इसको ये स्प्रिंग से टांगा हुआ रहता ऊपर, इसके अंदर स्प्रिंग रहता अंदर। तो यहाँ पर उसने क्या किया, अटका दिया इधर कटोरी और इसमें डाल दिया सिल्वर, एस सिल्वर, ये कटोरी में जीबी हटाओ कंफ्यूजन साइड पे लिखा हुआ। क्या किया, दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस वेट गिनने के काम में आता है ये। तो स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें यहाँ पर कटोरी टंगा दी है, वो अंधा कानून वाली रहती ना, आपके पट्टी बांध के। तो ये वो आपका पट्टी क्यों बांधते हैं, वो लंबी कहानी फिर बाद में, टाइम बहुत हो रहा है। तो सिल्वर उसने इस पर रख दिया, कहाँ से खरीद के लाया था, नॉर्थ पोल से। कहाँ पर दे दिया उसने, इक्वेटर वाले दोस्त को दे दिया। तो इक्वेटर वाले दोस्त से उसके झगड़ा हो गया राहुल का। क्यों, इक्वेटर वाला दोस्त बोल रहा राहुल तूने चांदी, तूने सिल्वर चोरी किया, सिल्वर कम मिल रहा मुझे, जितना सिल्वर मैंने मांगा था उससे कम मिल रहा है। राहुल बोलता आई शपथ मैंने सिल्वर नहीं चोरी किया। तो हुआ क्या होगा प्रॉब्लम, एक्चुअली यहाँ पर जब वो उसने वेट गिना ऐसा ये स्प्रिंग बैलेंस रख के, तो यहाँ पर आपका ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है। तो जैसे उसने कटोरी में थोड़ा सा सिल्वर भरा और उसको टांग दिया यहाँ पर सिल्वर को भर के, तो क्या हुआ, ग्रेविटी ने उसको बहुत जोर के खींच लिया कटोरी को, क्योंकि वैसे भी यहाँ ग्रेविटी ज्यादा है। तो जैसे उसने 100 रखा, वजन रखा, इसने नीचे खींच लिया, तो थोड़े से ही सिल्वर में कांटा नीचे आ गया इसका, तो उसने दे दिया 100 गिन के। लेकिन जब यहाँ आके गिन रहा है तो यहाँ ग्रेविटी कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम होने के कारण यहाँ पर वो खड़े रहकर अपना वेट गिन रहे हैं। यहाँ खड़ा कैसे रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा, ऐसे पलटी करते रहेंगे। यहाँ रहेगा तो यहाँ रहने वाले ऐसे रहते हैं ऐसे। तो जब यहाँ रह के उसने वेट गिन के देखा राहुल के दोस्त ने, तो यहाँ ग्रेविटी कम है क्योंकि अर्थ की डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम है तो ये इसको खींचेगा कम, ज्यादा फोर्स से नहीं खींचेगा, तो ये कम खींच रहा, तो ये कम खींच रहा तो ये वेट कम बता रहा है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है, आप इक्वेटर पे रहते, आपका वजन कम है क्योंकि ग्रेविटी आपको कम खींचती है, तो आप इधर जा सकते हैं पोल पर। पोल पर ग्रेविटी ज्यादा खींचती है, ग्रेविटी ज्यादा खींचती है तो वेट गिनने की मशीन ज्यादा जोर के दबेगी, तो आपका वेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब रुक जाते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो, दिमाग थक जाएगा आपका नहीं तो।